ईरान पर इस्राएली हमले को 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस हमले में ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा, उसके 4 सैनिक मारे गए। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें उसके 1200 नागरिक मारे गए थे। उस लम्हे को याद करने के लिए वहां पर एक स्मरणोत्सव होता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंच पर होते हैं और भाषण देना शुरू करते हैं, और तभी भीड़ से, यानी कि जो लोग वहां उन्हें सुन रहे होते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और नारे लगाते हैं कि नेतन्याहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू नेतन्याहू। कहा जाता है कि तुमने इस युद्ध को जारी रखा है, मगर अब तक जो कई बंधक हमास के कब्जे में, उन्हें रिहा करने के लिए तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें, और इस वीडियो में क्या हो रहा था कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही जनता के सामने शर्मिंदा होते हैं। देखिए। אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, משפחות יקרות, זכר קרוביכם सरल शब्दों में यहां क्या हो रहा था उसे मैं बयान करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। हमास हमले के पीड़ितों के रिश्तेदार पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के स्मरणोत्सव के दौरान रविवार को इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान चीखने लगे। उन्होंने भाषण के बीच में हंगामा किया। यरूशलेम में समारोह के दौरान भाषण देते हुए नेतन्याहू डायस पर स्थिर खड़े रहे, जबकि भीड़ में मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे 1 मिनट से अधिक समय तक भाषण रुका रहा। प्रदर्शनकारियों में से एक बार बार चिल्लाते हुए कह रहे थे, मेरे पिता की हत्या कर दी गई। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जनता में वहां जबरदस्त आक्रोश है कि अब भी कई लोग हमास के कब्जे में हैं, मगर बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिहा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनके भाषण के खिलाफ, इससे जोड़कर देखिए कुछ दिनों पहले जो मैंने आपके सामने खबर रखी थी, किस तरह से 150 सैनिकों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और उस ज्ञापन का क्या मकसद है कि इस्राएल इस जंग को रोके और जो हमारे बंधक हैं, यानी इस्राएली बंधक हैं, उन्हें रिहा कराने के लिए समझौते पर काम करे। अब जनता भी इस तरह की मांग कर रही है, मगर इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। आपके सामने एक बार फिर अल जजीरा की खबर, इजिप्ट प्रपोजेस 2-day truce as Israel kills 53 in Gaza, 21 in Lebanon। मिस्र ने अपनी तरफ से 2 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है, मगर इसी बीच इसराइल 74 लोगों को मौत की घाट उतार देता है, जिसमें 53 गजा में, 21 लेबनान में। जी हां, इसराइल थमने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। उसने तमाम हदों को पार कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, 53 गजा में, 21 लेबनान में, और इनमें से अधिकतर बेकसूर नागरिक हैं जिन्हें मारा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्तों। इस बीच अब से ठीक 60 घंटे पहले सुबह 2:15 यानी भारतीय समय के मुताबिक 4:15 बजे ईरान पर जो हमला हुआ था, उसमें स्पष्ट हो गया है दोस्तों, ईरान के 4 सैनिक मारे गए थे। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं, मेजर जनरल हुसैन सलामी ने की है, जो कि कमांडर इन चीफ हैं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के। उन्होंने 4 सैनिकों की मौत पर सांत्वना व्यक्त की है, सहानुभूति जतलाई है, जैसा कि IRNA की यह खबर बतला रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, IRNA जो है वो ईरानी न्यूज एजेंसी है, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो खबर ये लोग ईरान के बारे में बता रहे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसे प्रोपेगेंडा करार नहीं दिया जा सकता। स्वाभाविक सी बात है, IRNA अपने ही देश के खिलाफ क्यों कोई खबर प्रसारित करेगा। और इसमें ईरान अब मान रहा है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं।
एक और वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जो ईरान के कई पत्रकार वायरल कर रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों, इस वीडियो में सुप्रीम लीडर खामेनी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं उन परिवारों के साथ, 4 सैनिकों के उन परिवारों के साथ जो इस हमले में मारे गए। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। سر نمازاتون دارم دعا کنیم امسال کنکور دارم دعا کنیم انشالله که در کنکور قبول بشید با رتبه بالا. سلام علیکم. سلام علیکم. لطفا میشه به من دو تا انگشتر بدید؟ دو تا؟ باش کار کنید. میام برای برادرم من یکی هم آقا این فیلم یکی برای خودش میخواد یکی برای برادر. میشه یه انگشتر مامان بله میشه. یه چشمگیرشو بدید. چطوری بسرم؟ दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त ईरान के सामने जबरदस्त धर्म संकट है और वो धर्म संकट क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहली बात, जब इस्राइल हमला करता है तो ईरान ने क्या दावा किया था, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा इस्राइल की खिल्ली उड़ाई जाती है। अब 4 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ गई है। ईरान के सामने चुनौती है कि क्या वो इस पूरे मामले को एस्केलेट करे, यानी कि और बढ़ाए, या जैसा चल रहा है उसे चलने दें, क्योंकि यहां पर बात उसके अहम, उसकी अस्मिता की भी हो रही है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं वो अपने 4 सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले रहा है, और अगर वो जवाब देता है तो स्वाभाविक सी बात है इस्राइल इसका भी जवाब देगा, और इस्राइल इसके बाद क्या जवाब देगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू तमाम हदों को पार करके हमला कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि इस्राइली हमले में कितने बेकसूर मारे जा रहे हैं, किस जगह पर उनका बॉम्ब गिर रहा है, किस जगह पर उनके लड़ाकू विमान हमला कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर यहां पर ईरान जवाब देता है, जिसकी गुंजाइश हर गुजरते दिन के साथ बन रही है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हालात और गंभीर हो जाएंगे। इस बीच जनरल सलामी ने जो अपना शोक संदेश दिया है, अंग्रेजी में वो कुछ इस तरह से है: आई ऑफर माई कंडोलेंसेस टू यू, द करेजियस आर्मी कमांडर्स एंड स्टाफ, as well as the honorable family of the martyrs। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं अपनी सहानुभूति देता हूं उन वीर बहादुर ईरानी सैनिकों को जो इस हमले में मारे गए। बात यहां पर नहीं रुकती है दोस्तों, सुप्रीम लीडर खामेनी का भी बयान सामने आया है और सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि इस्राएली हमले को हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए, मगर साथ साथ उसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश नहीं करना चाहिए। अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में खामेनी ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने भी इस पर आज पहली बार बयान दिया। खामेनी ने कहा, इस्राएल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और ना ही इसे कमतर समझना चाहिए। उन्होंने कहा, इस्राएल को ईरान और उसके युवाओं की ताकत समझाना जरूरी है। यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इस्राएल को ईरानी जनता का संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश हित में हो। अगर आप खामेनी के इस बयान पर गौर करें तो वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो ऐसा कदम उठाएं जो देश हित में है। खामेनी यहां स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे हैं कि इस्राएल पर हमला करें, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इस्राएल को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यहां के युवाओं की ताकत क्या है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर एक बैलेंस का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी, जो ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाब भी देना चाहिए, मगर हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका नुकसान ईरान को हो, यानी कि इस्राएल कुछ ऐसे हमले करे जिससे उसे नुकसान पहुंचे। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस वक्त इंटरनेट पर इस्राएली पत्रकारों द्वारा कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावे पेश किए हैं कि किस तरह से ईरान के सैनिक ठिकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है, मगर यह दावे इजराइल के आधिकारिक समाचार पत्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं उन दावों पर तरजीह या अहमियत नहीं देना चाहूंगा। खामेनी ने और क्या क्या कहा दोस्तों, अंग्रेजी में उनका बयान आया है उनके अपने ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल पर, साथ साथ मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। सबसे पहले उनका यह बयान, We must make the Zionists understand the power of Iranian people। यहां पर खामेनी कह रहे हैं कि हमें यहूदियों को समझाना पड़ेगा
कि ईरानी लोगों की ताकत क्या है। यही नहीं, खामेनी कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र से नाराज दिखाई देते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र जो हाल के दिनों में इस्राएल की बर्बरता पर लगातार टिप्पणी करता रहा है, उसके खिलाफ बोलता रहा है। हालात ये हैं कि फलस्तीनियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, अब इस्राएल न सिर्फ उन पर हमला कर रहा है बल्कि उन्हें हटाने की योजना भी बना रहा है। खामेनी किस तरह से संयुक्त राष्ट्र से नाराज हैं, उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस truly aren't doing their duty with regard to the issue of confronting the Zionist regime. यहां पर वो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, खासतौर से जो यहूदी रेजीम है, यहूदी शासन है, उस पर कैसे काबू पाया जाए। उसके अलावा दोस्तों, लंबा चौड़ा बयान यहां पर आप खामेनी का देख सकते हैं जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दिया है। वो क्या क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले वो कहते हैं, Zionists are making a miscalculation with respect to ईरान, यानी कि जो यहूदी हैं वो ईरान को लेकर बहुत भारी गलती कर रहे हैं। वो ईरान को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि हमारी ताकत क्या है और ईरान की जनता की प्रतिबद्धता क्या है। उन्हें हमें तमाम चीजें समझानी होंगी। यानी कहीं ना कहीं खामेनी यहां पर जवाबी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं, Our officials should be the one to assess and precisely apprehend what needs to be done. हमारे अधिकारियों को यह तय करना पड़ेगा कि ऐसे मौके पर क्या जवाब दिया जाए, अपने दुश्मनों को क्या जवाब दिया जाए और वो भी देश हित में क्या हो। आगे वो इस्राएल पर हमला करते हुए कहते हैं कि the Zionist regime made a wrong move 2 nights ago. We must make them understand the power, determination and initiative of the Irani people. यानी कि इस्राएल ने एक बहुत भारी भूल कर दी और अब उन्हें ईरान की ताकत समझानी होगी। यही नहीं, खामेनी पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से इस्राएल ने गजा और लेबनान पर अत्याचार किया है, बहुत जरूरी हो जाता है कि इस्राएल के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक गठजोड़ बनाया जाए। स्वाभाविक सी बात है, यहां पर खामेनी जो है मध्य पूर्व के तमाम देशों से अपील कर रहे हैं कि वो ईरान के पक्ष में खड़े हों। और स्वाभाविक सी बात है, अगर ईरान हमला करता है और उसके जवाब में इस्राएल भी हमला करता है तो ये मामला और उग्र होने वाला है और पूरी तरह से अनियंत्रित, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो खामेनी के बयानों में बहुत कुछ छिपा हुआ है दोस्तों। खामेनी के इन बयानों में वो धर्म संकट दिखाई देता है कि क्या ईरान को अब हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मामले को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यकीनन अगर ईरान यहां पर हमला करता है तो मामला और ज्यादा उग्र हो जाएगा। क्योंकि ईरान ये बार बार बतला रहा है कि उन्होंने 1 अक्टूबर को जो इस्राएल पर हमला किया था वो क्यों किया था। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, हसन नसरल्ला और ईरान के एक बड़े अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलोफर रोशान, इन दोनों की हत्या इस्राएल करता है और इसी के जवाब में 1 अक्टूबर को ईरान इस्राएल पर करीब 180 मिसाइल दागता है। यानी कि 1 अक्टूबर को ईरान ने जो हमला किया था, यानी कि 180 मिसाइल दागी थी इस्राएल के ऊपर, वो जवाब था, यानी कि जवाबी कार्रवाई थी। किस बात की जवाबी कार्रवाई? जब इस्राएल ने हसन नसरल्ला जो कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं और साथ ही ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलोफर रोशान की हत्या कर दी थी। और फिर इस्राएल ने अब से ठीक 60 घंटे पहले ईरान पर हमला किया। तो ईरान ये बार बार बतला रहा है कि हमने जो 1 अक्टूबर पर हमला किया वो इस्राएल की सैनिक कार्रवाई के जवाब में किया था। मगर हकीकत ये दोस्तों, जो तमाम पश्चिमी देश हैं इस वक्त वो इस्राएल के साथ खड़े हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इस वक्त ईरान को ही नसीहत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अब आपको इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मगर और यह भी बतलाया जा रहा है कि इस्राएल ने जो ईरान के तेल ठिकानों या परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया, यह अमेरिका के दबाव के चलते था। क्योंकि जो बाइडेन लगातार कह रहे थे कि इस्राएल को किसी भी कीमत पर उनके परमाणु ठिकानों या फिर तेल ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करेंगे। उल्टा आपको याद होगा दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आई थी और वो खबर क्या थी? इस्राएल ईरान पर कैसे हमला करने वाला है, उस हमले के 2 पहलू लीक कर दिए गए थे।
और ये लीक कहां से हुए थे? ये लीक अमेरिका से हुए थे। उस बात को लेकर जांच हो रही है, इस बात को टटोला जा रहा है कि क्या ईरान के साइबर वॉरियर्स ने इस प्लान को हैक कर लिया, या फिर कहीं ये लीक किसी अमेरिकी अधिकारी ने तो नहीं कर दी। इस लीक के जरिए कहीं ना कहीं इस्राएल को यह संदेश मिल गया है कि अमेरिका उसके हर कदम के साथ नहीं है। इसीलिए अगर धर्म संकट इस वक्त ईरान के सामने है तो इस्राएल के सामने भी बेतहाशा है। सबसे बड़ी बात, उसके कई सैनिक उसकी इस कार्रवाई के साथ नहीं है। उसके अपने नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की चुनौतियां बढ़ रही हैं। और मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों, इस वक्त कतर में एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक का मकसद क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मिस्र ने पहले ही 2 दिन के युद्ध विराम की बात कर दी है। दूसरी बात, यहां यह भी बात हो रही है कि गजा में युद्ध पूरी तरह से रुक जाए, क्योंकि इस बैठक में हमास के प्रतिनिधि भी हैं, इस्राएल के प्रतिनिधि भी हैं। इस बैठक का मकसद है कि यह युद्ध रुक जाए, गजा में युद्ध रुक जाए, और बदले में जो करीब 100-150 बंधक, इस्राएली बंधक हमास के कब्जे में हैं, वो दोबारा इस्राएल के सुपुर्द कर दी जाए। और अगर यह समझौता कारगर साबित होता है तो यकीनन दोस्तों यह युद्ध रुक सकता है। बड़ी बात दोस्तों, क्या बेंजामिन नेतन्याहू को सद्बुद्धि मिलेगी? और दूसरा पहलू, क्या बेंजामिन नेतन्याहू इन हालात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही यह युद्ध थमेगा, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, उसको लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। इसलिए हालात इतने सामान्य नहीं हैं। देखते हैं, अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगर समझौता हो जाता है और इस्राएल गजा और लेबनान में युद्ध रोक देता है तो यकीनन वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। मगर ईरान क्या करेगा? अगर युद्ध विराम हो जाता है, शांति बहाल हो जाती है, तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, या फिर इस युद्ध विराम के सहारे मामले को और ज्यादा तूल नहीं देगा? इंतजार कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।